गुड मॉर्निंग। बैठे प्लीज। लास्ट क्लास में मैं आपको पोटेंशियोमीटर का वर्किंग बोल चुका हूं। अब हमें उसके शुरू करना था, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। स्टार्ट करें क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेसिकली कल हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का वर्किंग कल जो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग पढ़ा था, उसमें हमने सब सीख लिया था कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। मैं हल्का सा वापस से याद दिलाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसकी उसमें जरूरत पड़ने वाली है। आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर को किसी भी काम में जब हम यूज करेंगे तो हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे बताइए, एक्स बनाने के एक तरीके हैं कि दो तरीके हैं? दो तरीके हैं। प्राइमरी कहानी से आप एक्स बना सकते हैं, या कभी कभी स्टैंडर्ड सेल बैलेंस तुरंत वहां से एक्स बन जाएगा। ये बात हो रही है कि प्राइमरी थोड़ा सा गड़बड़ बनता है और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से थोड़ा सा एक्यूरेट बनता है। एक बात ये हो गई है। उसके बाद जो भी अननोन पीडी आपको मेजर करने को दिया जाएगा, उसको आप सेकेंडरी में एक प्रॉपर जगह लगाएंगे, जो बताया था आप लोगों को ना। उसके बाद क्या करेंगे, खुद ही मेटलिक को जो स्लाइडिंग क्वांटिटी को चलाना पड़ेगा, चला चला के बैलेंस में लाना पड़ेगा, और अननोन वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू एल, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को बैलेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जरा उस पर आते हैं। पहला एप्लीकेशन लिखें, टू मेजर पीडी अक्रॉस करंट कैरिंग वायर। पीडी अक्रॉस करंट कैरिंग रेजिस्टेंस लिख दो, करंट कैरिंग रेजिस्टेंस। पीडी अक्रॉस करंट कैरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन हो गया। अपना आगे बढ़ने का तरीका क्या रहेगा, मैं कोई भी एप्लीकेशन के बारे में जो नाम आपको लिखाऊंगा, उसमें मैं आपको सर्किट बना के बताऊंगा, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर उसको बारे में हम लोग दो तीन सवाल करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहला एप्लीकेशन है, अगर मैं इसका सर्किट ड्रॉ करूं तो सर्किट ये होना चाहिए। वन, दिस इज टू एंड दैट इज थ्री। क्या ये मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। सबसे पहले तो हम सर्किट की एक ही बात को पहचाने। इतना बड़ा सर्किट देखिए, घबराना नहीं, एकदम बच्चों टाइप सर्किट है। ठीक है, सुनिए। यहाँ से यहाँ तक तो अपना इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या पोटेंशियोमीटर हो गया, और ये कोई सर्किट है। आप देख रहे हैं सर्किट में क्या हो रहा है, एक करंट चल रहा है, R1 R2 में से करंट गुजर रहा है। तो बताइए R1 R2 पे क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा? यस। तो R1 R2 क्या है? रेजिस्टेंस या करंट कैरिंग रेजिस्टेंस। करंट कैरिंग रेजिस्टेंस तो हम लोग अपनी नॉलेज से जानते हैं इनके ऊपर डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर R1 या पर्टिकुलर R2 के ऊपर मुझे वोल्टेज मेजर करना है। मान लीजिए आपने कहा कि भाई ऐसा कर, R2 के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको मेजर करके बता। तो ये काम आज मैं किससे करना चाह रहा हूँ? पोटेंशियोमीटर से। आपको याद है, अगर मुझे R2 का वोल्टेज मेजर करना है तो मैं पहले तो R2 के ऊपर वोल्ट मीटर लगा दिया करता था। इन कल ही हमें पता लगा था वोल्ट मीटर ईमानदार है कि चोर है। और चोर है तो खराब पड़ता है, और हमें ईमानदारी से काम करना है तो फिर इससे मेजर करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या दिखाया, जरा पहचानिए। ये क्या हो गया? प्राइमरी सर्किट हो गया। और ये क्या हो गया? अपना सेकेंडरी सर्किट। दिस इज प्राइमरी सर्किट, दिस सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी तो आप समझते हैं। सेकेंडरी में मेरी चालाकी देखिए, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने टू वे स्विच लिया हुआ है। टू वे समझते हैं? टू वे, दो रास्ता। कमान मैं चाहूँ तो 1 2 को जोड़ सकता हूँ, और बच्चे मैं चाहूंगा तो 2 3 को जोड़ सकता हूँ। अब देखिए क्या होने वाला है बच्चे, अगर मैं 1 2 को जोड़ूंगा, अब आप लोग उसमें चेंज मत करना। कमान अगर मैं 1 2 को जोड़ूंगा तो ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तो बोलिए क्या मेरा सेकेंडरी ये होगा? पहचानिए, क्या ये मेरा सेकेंडरी होगा? यस। और ये सब काम का है कि बकवास है? बकवास है। अभी हमारे यहाँ इन्वॉल्व नहीं हुआ है। क्लियर है सब लोगों को? मैं 1 2 को जोड़ूंगा तो मेरा सेकेंडरी सिर्फ ये होगा, और बाकी सब बकवास है। और सेकेंडरी ये है, तो बोलिए कौन पिक्चर में आ गया? क्या ई नोट पिक्चर में आ गया? यस। ई नोट बोले तो सेल या स्टैंडर्ड सेल? स्टैंडर्ड सेल। और स्टैंडर्ड सेल पिक्चर में आ गया। और क्यों आया पता लगा होगा आप लोगों को। मैं जोकी को चला चला के क्या करूंगा, इसका मामला सेट कर दूंगा। मान लीजिए मामला एल नोट पे सेट हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक्स की तैयारी हो जाएगी। एक्स इज ई नोट बाय एल नोट। ये कैसा एक्स आएगा, गड़बड़ वाला कि अच्छा वाला? ओबियसली। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने अपना काम शुरू करने के पहले मैंने सबसे पहले किसको बुलाया? ई नोट को बुलाया। और ई नोट को मैंने किस पर्पस के लिए बुलाया? मैंने एक स्टैंडर्ड सेल को बुलवाया और उसको बोला कि यार तू अच्छा वाला एक्स बनाने में जरा मदद कर दे। स्टैंडर्ड सेल ने आकर क्या कर दिया? अच्छा वाला एक्स बनवा दिया।
अब इस सेल का कोई रोल नहीं है, इसका काम खत्म। इसका काम इतना ही था कि तू आकर के क्या कर, बढ़िया वाला एक्स की तैयारी करा दे। वो आया, उसने एक्स की तैयारी करा दी। अब स्टैंडर्ड सेल का आपके यहाँ कोई काम नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या करें, स्टैंडर्ड सेल को रखें कि भगा दें? भगा दें। 2 3 जरा सोचिए, अगर मैं लीवर को पहले 1 2 था ना, अब लीवर को यहाँ 2 3 लाऊंगा, आप लोग मत करना उसमें ये। कमान बोलिए, अब मेरा सेकेंडरी क्या ये है क्या? पहचानो अच्छे से, मेरा सेकेंडरी क्या ये है बेटे? यस। और ई नोट पिक्चर में कि चला गया, चला गया, दिख रहा है वो आप लोगों को, लेकिन वो जा चुका है। मेरा सेकेंडरी ये है। और क्या ये वो 2 पॉइंट है जहां पर अननोन पीढ़ी लगाने को कहा जाता है? यस। तो ये वो 2 पॉइंट है जहां अननोन पीढ़ी लगाने को कहा जाता है। मान लीजिए आपने मेरे से बोला कि यार तू ऐसा कर, R1 के अक्रॉस पीढ़ी मेजर कर। R1 के अक्रॉस यानी मुझे इन 2 पॉइंट का पीढ़ी मेजर करने का काम बोल रहे हो, तो मैं क्या करूंगा कि क्या मैंने वो दोनों पॉइंट जिनका पीडी मुझे मेजर करना था, क्या वो दोनों पॉइंट मैंने मशीन में इंसर्ट कर दिए? यस। अभी आंसर आंसर नहीं आया, सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे रीडिंग नहीं आती है, यहाँ तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं, अभी तो मैंने केवल अपना नॉन पीडी मशीन में इंसर्ट किया है, मशीन के साथ उसको ज्वाइन किया है, अभी सारा काम करना बाकी है। अब क्या होगा, R1 जो है, VR1 का जो वोल्टेज जो पिक्चर में चला गया, अब मैं क्या करूंगा, मेटालिक कॉन्टेक्ट लिया, इसको स्लाइड करेंगे, चला चला के कोशिश करते रहेंगे कहीं ना कहीं जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि इफ मामला कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा, मान लेते हैं बैलेंस लेंथ कितना आ गया, L आ गया। अच्छा, R1 के वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया, L आ गया। तो आपने बोला VR1 की वैल्यू बोल, तो VR1 दैट इज सिंपली X इंटू L। तो बस मैं X और L को मल्टीप्लाई कर दूंगा और बोल दूंगा कि ये ले भाई, R1 का वोल्टेज आ गया। X और L को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, X भी चाहिए और L भी चाहिए। X कहाँ से आएगा, आएगा या पहले से रेडीमेड है? आप देख रहे हैं, मैं तो अपना काम ही बाद में शुरू करता था, मैं तो पहले किसकी तैयारी करता था, X की। तो X और रेडीमेड जो रखा है उसको उठा लाएंगे, और L क्या बैलेंसिंग लेने यहाँ से आ जाएगा, और इस तरह से हमारा अननोन वोल्टेज मेजर होकर के आ जाएगा। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और सुनिए अगर अभी अगर अभी मान लीजिए मैं R1 के सिरे यहाँ पकड़ाने के बजाय R2 के सिरे यहाँ पकड़ाता, तो बोलिए बैलेंसिंग लेंथ किसके बारे में आता, VR1 या VR2? तो VR2 मेजर हो जाता, VR2 मेजर हो जाता, दैट विल बी VR2 बराबर X इंटू बैलेंस लेंथ हो जाता। अगर मान लीजिए, आप लोग मत करना भी, अगर मान लीजिए मैं ये मामला करता, कमान ये मामला करता, तो जो बैलेंस लेंथ आता है, कि वो इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आता, यस। इन दोनों पॉइंट का पीडी मेजर होता, और इन दोनों पॉइंट का पीडी मेजर होता, मतलब किस क्या मेजर होता, VR1 या VR2 या VR1 प्लस VR2 तो मेक श्योर, मुझे आपसे कहना है, पोटेंशियोमीटर को इस बात से मतलब नहीं कि आपके सर्किट में कौन है और कौन नहीं है। उसको इस बात से मतलब नहीं कि आपके सर्किट में एक रेजिस्टेंस है कि दो रेजिस्टेंस है कि 10 रेजिस्टेंस है। उसको इस बात से मतलब नहीं कि आपके सर्किट में एक कैपेसिटर है कि दो बैटरी, क्या है क्या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। वो सीधा सीधा मेरे को एक बात बोलता है, पोटेंशियोमीटर सीधा सीधा एक बात बोलता है कि तू अपने सर्किट के कोई भी 2 पॉइंट मेरे को पकड़ा दे, तू अपने सर्किट के कोई भी 2 पॉइंट मुझे पकड़ा दे, तू जो भी 2 पॉइंट मुझे पकड़ाएगा, मैं उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस नाप के तेरे को दे दूंगा। उन दोनों पॉइंट के बीच में तूने क्या क्या लगा रखा और क्या नहीं लगा रखा मुझे मतलब नहीं है। आप समझ रहे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर इस बात को नहीं देख रहा है कि तुम्हारे दोनों पॉइंट के बीच में क्या क्या मेंबर है, कौन मेंबर है और क्यों है, उसको मतलब ही नहीं। वो क्या कह रहा है, तेरा सर्किट है ना, तू ऐसा कर, तेरे सर्किट के कोई भी 2 पॉइंट मुझे पकड़ा दे, तू मेरे को जो 2 पॉइंट पकड़ा देगा, मैं उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नाप के तेरे को दे दूंगा। उन दोनों के बीच में आपने एक मेंबर लगाया है कि 2 मेंबर है कि 10 मेंबर है, वो आप देखो और आपका काम देखे। मुझे तो सिर्फ क्या कर दो, 2 पॉइंट दे दीजिए, और मैं आपको क्या कर दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे दूंगा। लाइक सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पोटेंशियल क्या बोलता है, तुम मुझे 2 पॉइंट दो मैं तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा। इट इज समथिंग लाइक सुभाष चंद्र बोस, लिखना चाहिए। ये वाला फोटो बनाए प्लीज, सारी कहानी लिख दें, झांकी बनाए।
तो मेरा ध्यान मत दो बे लोग, हाँ हर चीज ऑब्जर्व करते रहते हो। चला बे लिखो, लिखा है भाई लोग? थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया ना मामला? ये सब इतना ही आसान है, मैंने कल भी आपको बोला था, पूरे फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। बहुत इसमें कुछ सवाल ही नहीं होता, इसमें बस ऐसी बातें करो आंसर आ जाता है। सुन रहे? फिर बोल देता हूँ सारी बात। ये था अपना पोटेंशियोमीटर, ये था कोई सर्किट, सर्किट में कुछ करंट कैरिंग रेजिस्टेंस है। आपने मेरे को बोला करंट कैरिंग रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर कर, तो पहले ये काम में किया करता था वोल्टमीटर से, लेकिन कल ही हमें सत्य का ज्ञान हुआ था कि वोल्टमीटर तो चोरी करता है। कल ही पता लगा था कि वोल्टमीटर तो चोर है। आप बोले नहीं नहीं ईमानदारी से काम करो, तो फिर किसको बुला दिया आज? पोटेंशियोमीटर को। प्राइमरी रहा, सेकेंडरी रहा, जानबूझ के सेकंड में किसका इन्वॉल्वमेंट किया हम लोगों ने? ई नोट का, स्टैंडर्ड सेल का, ताकि सबसे पहले उसे क्या बनवा लिया? अच्छा वाला एक्स बनवा लिया। और अच्छा वाला एक्स बनाने के बाद ई नोट का रोल खत्म हो गया। फिर हमने अपने अननोन पीडी को, पीडी टू बी मेजर्ड को पिक्चर में शामिल किया, चला चला के बैलेंस लाइन ढूंढा, और एक्स इंटू बैलेंस लाइन किया तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर जिन दो पॉइंट को आप इसमें शामिल करेंगे, उन दो पॉइंट का पीडी मेजर करने को मिलेगा। इस बात को आप देखते रहो कि बीच में एक रेजिस्टेंस था कि दो थे कि 10 थे, वो आपने देखना है, वो करना पड़ेगा। क्लियर सबको? चलिए एक सवाल लिखिए। स्टैंडर्ड सेल ऑफ 1.2 वोल्ट, standard cell of 1.2 volt is balanced at 2.6 meters. Balanced at 2.6 meters. Find unknown PD. Find unknown PD which is balanced at 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। सबसे पहले मेरे कहने से सिर्फ पहली लाइन पढ़े, पूरा सवाल मत पढ़िए, सिर्फ पहली लाइन पढ़िए। कोई इशारा आ रहा है आपके पास? कमान कमान, यस, कुछ इशारा आ रहा है आपके पास? क्या वो ई नोट बाय एल नोट का इशारा हो चुका है? यस। कितना था ये? 1.2 वोल्ट। कहां से हुए थे? 2.6 मीटर। बेटे मुझे लगता है 6/13 वोल्ट पर मीटर। क्या ये अपने मशीन का एक्स आ चुका है? कैसा एक्स है मुझे बताएंगे? गड़बड़ वाला कि अच्छा वाला? नहीं, कैसे पता लगा आपको? हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑब्वियसली। तो मैं कह रहा था ना, सवाल की शुरुआत किससे हुई ना? स्टैंडर्ड सेल, इतना लेन, तो हम समझ गए कि यार सबसे पहले क्या तैयारी हो गई है? एक्स की। और अपने मन में हम जानते भी हैं कि कैसा एक्स है ये? अच्छा वाला एक्स हो गया। अब आ जाइए, वी अननोन क्या होता था बेटे? एक्स इंटू एल। एक्स तुम्हारा 6/13 आया हुआ पड़ा है, और कोई अननोन पीडी कहां सेट हुआ था? 6.5 पे। चलो आंसर ले लो जो भी है, 3 वोल्ट आंसर। तो ये था अपना पहला एप्लीकेशन, और इतने आसानी से हमें काम करना होगा। कंफर्टेबल? चलिए दूसरा एप्लीकेशन, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। टू मेजर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। एक सेल आपने मेरे को दे दिया, अपन बातें करते हर सेल का कोई ना कोई ईएमएफ होता है ना, तो आपने मेरे को कोई सेल दे दिया और आपने बोला कि बता इसका ईएमएफ कितना है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस बार इंतजाम कैसा होगा? इंतजाम समझिए। सर्किट बनाए प्लीज, सर्किट बनाए जल्दी से। मेरा सर्किट बनने के पहले आपका बन जाना चाहिए। हाँ, बना लोगे ना? बहुत बढ़िया। 1 2 and this 3, E naught, this is E unknown. E नॉट, और दूसरा है E अननोन। अब आइए, एक अननोन ईएमएफ का सेल आपने मेरे को दिया था, और आपने मुझे काम बोला कि यार तू ऐसा कर, अपना पोटेंशियोमीटर यूज कर ले और इसका ई बना के दे दे, इसका ईएमएफ मेजर करके दे दे। ठीक है, करते हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे होंगे अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। यस, सबसे पहले मैं किसको जोड़ूंगा? 1 2 को। 1 2 में जोड़ दे, कौन पिक्चर में आ रहा है? मेरा अननोन सेल की स्टैंडर्ड सेल। और आप समझ गए क्यों लिया मैंने उसको? सबसे पहले क्या एक्स का जुगाड़ करना जरूरी है? यस, बहुत अच्छा बेटे।
सबसे पहले किसका जुगाड़ हो गया? एक्स का जुगाड़ हो गया। कैसा एक्स है? गड़बड़ की अच्छा वाला? वेरी गुड, सब समझते हैं आप लोग। नाउ 2 3। अब बेटे जैसे मैं 2 3 को पिक्चर में लूंगा तो जरा देखना, ई नोट तो चला गया, ई नोट तो चला गया। अगर मैं लीवर को यहाँ कनेक्ट करूँ, ई नोट तो चला गया, क्या ये मेरा सेकेंडरी हो जाएगा? और मेरे सेकेंडरी में अब कौन पिक्चर में आ गया? स्टैंडर्ड सेल की मेरा अननोन सेल, मेरा अननोन सेल आ गया। अब सारा काम खुद ही करना है, वही जॉकी को चलाएंगे, चला चला के करने की मामला सेट हो जाएगा। और सेट हो जाएगा तो क्या लिख दो सीधे, ई अननोन बराबर कितना आ जाएगा बेटे? एक्स इंटू एल। मान लीजिए एल लेंथ पे मामला सेट हुआ तो ई अननोन कितना आ जाएगा? एक्स इंटू एल। कुछ लोग अजीब से देख रहे हैं। इफ बैलेंसिंग लेंथ बराबर एल, अब तो लिख दूं नालायकों, ई अननोन बराबर एक्सएल। ये एक लाइन नहीं लिखा मैंने, बैलेंसिंग लेंथ एल ना, तो कुछ लोग मेरे को अजीब से देख रहे थे। अब तो सही है, बराबर है। अननोन ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ जो भी आया, मान लीजिए एल आया, तो ई अननोन इज एक्सएल। अब ये तो हो गई साधारण बात। अब जरा इस वाले में कुछ काम की बात करते हैं। जो क्रूशियल बातें हैं, जो क्रिटिकल बातें, इन पे सवाल बनता है, उस पर आते हैं। बोलू मैं इस डायग्राम को थोड़ा खराब कर रहा हूँ। आप लोग का डायग्राम बन चुका है ना? चल आ जाओ बेटे। आप बताओ, जब मैंने 2 3 जोड़ा था तो आपने बोला हाँ सर ये आंसर आ गया। मुझे बताइए 2 3 जोड़ के अल्टीमेटली हुआ क्या था? क्या आपने इस सेल को पिक्चर में ले लिया था? यस। तो अल्टीमेटली मेजरमेंट किसका हुआ होगा? इस सेल के दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हुआ होगा। एंड डू यू नो, सेल के दोनों सिरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो ईएमएफ भी हो सकता था, और वो तो टीपीडी भी हो सकता था। और मैं डायरेक्ट बोल दिया नहीं तो ईएमएफ है। आइए, वाकई में ये ईएमएफ हो रहा है, कारण समझिए। आप जानते हैं कि सेल के दोनों सिरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ होता है अगर करंट जीरो है, और वो टीपीडी होता है अगर करंट नॉन जीरो। और मुझे बताओ आप लोग, देखो ना, मैंने सेल से पूछा कि भाई तूने टीपीडी नापा है कि ईएमएफ नापा है, तो बता, सॉरी सेल से नहीं, सॉरी पोटेंशियोमीटर से। मैंने पोटेंशियोमीटर से पूछा, पोटेंशियोमीटर ने क्या बताया? एक्सेल बताया ना। तो मैंने पोटेंशियोमीटर से पूछा है कि यार तूने जो एक्स इंटू एल करके जो वैल्यू बताया है, ये तूने सेल का सर्किट, सेल का ईएमएफ बताया कि टीपीडी बताया? तो पता है पोटेंशियोमीटर क्या कह रहा है? कि मैंने तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताया। भाषा सुन रहे हैं आप मेरी? यस। मैंने उससे पूछा कि तूने क्या मेजर किया यार, टीपीडी मेजर किया कि ईएमएफ मेजर किया? तो पता है मुझे पोटेंशियोमीटर क्या बोल रहा है? कि मैंने ना तो ईएमएफ मेजर किया ना मैंने टीपीडी मेजर किया, मैंने तेरे सेल के दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है। अब इसको ईएमएफ समझना है कि टीपीडी समझना है, वो तू जाने और तेरा काम जाने। यस, वो कह रहा है कि मैंने तो बस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है, इसको क्या समझना है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और फिर हम तो चेक कर लेते हैं। यस। क्या आपको पता है जब आप बैलेंस लेते हो यहाँ पे जीरो रीडिंग था, यानी कि दिस पाथ वाज विद करंट या विदाउट करंट? दैट्स इट। यस, जब मैं मेजरमेंट कर रहा था भाई साहब, तो मेरा सेल आई थिंक विदाउट करंट था। और अगर मेरा सेल विदाउट करंट था तो क्या पकड़ में आएगा? टीपीडी की ईएमएफ। इसलिए मैं डायरेक्ट छाप पाया ईएमएफ बराबर एक्स इंटू एल। पोटेंशियोमीटर को इस बात से मतलब नहीं कि तुम ईएमएफ नापोगे कि टीपीडी नापोगे। उसने बोला कि भाई तेने मेरे को 2 पॉइंट दिए ना, ये मैंने इन दोनों पॉइंट का पीडी तेरे को कितना बता दिया? एक्सएल। और अपनी नॉलेज से हम लोग जान पाए कि एक्स इंटू एल क्या होने वाला है? ईएमएफ होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर ईएमएफ मेजर हुआ है, टीपीडी मेजर नहीं हुआ है, पक्का है ना? ईएमएफ मेजर हुआ है, टीपीडी मेजर नहीं हुआ है। क्या आपको पता है बेटे, जो ईएमएफ होता है वो तो सेल के स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो टीपीडी होता है, यू नो टीपीडी का फॉर्मूला ई प्लस माइनस आई आर, क्या वो स्मॉल आर पे जरूर डिपेंड करता है? यस। तो अच्छे से समझिए कि आपके यहाँ पर ईएमएफ मेजर हुआ है और आप मुझे कह रहे हैं ईएमएफ तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, टीपीडी मेजर हुआ होता अगर, तो वो स्मॉल आर पर डिपेंड करता, लेकिन फिलहाल तो ईएमएफ मेजर हुआ है। तो हमसे सवाल पूछा जाता है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम ज्यादा कर दें तो बैलेंस लेंथ पे असर होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड, ये हमें सीखना है, क्योंकि मामला ईएमएफ का है और आपका स्मॉल आर पे हम डिपेंड नहीं करेंगे। तो अगर आप स्मॉल आर कम या ज्यादा कर भी देंगे तो बोलिए क्या बैलेंस लेंथ चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो लिखो इंपोर्टेंट करके, लिखें कि दिस मेजरमेंट इज फॉर ईएमएफ, दिस मेजरमेंट इज फॉर ईएमएफ नॉट फॉर टीपीडी, दिस मेजरमेंट इज फॉर ईएमएफ not for TPD. So balancing length independent of internal resistance. Balancing length independent of
इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिख दो चाहिए तो। मैसेज क्लियर है आप लोगों को? तो अगर मैसेज क्लियर है तो इस जरा सी बात पे हम सवाल कैसे पूछते हैं जरा वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए कभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना इस बात पे, तो हम पता है जैसे आपसे कहेंगे कि इफ सेल सेल कुछ भी 5 वोल्ट और 2 ओम का सेल, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ मिला था मान लीजिए कुछ भी 5.7 मीटर। पूरे सवाल की लैंग्वेज क्या होगी? अ सेल ऑफ 5 वोल्ट एंड 2 ओम इंटरसेक्शन बैलेंस्ड इन पोटेंशियोमीटर, इट इज बैलेंस्ड एट द लेंथ कुछ भी 5.7 मीटर। फिर मुझे बोलेगा तो बताइए सेल 5 वोल्ट और 3 ओम का होता तो बोले कि बैलेंस लेंथ क्या आएगी, और चार ऑप्शन देगा। चार ऑप्शन में क्या लिखेगा? एक लिखेगा 5.7, एक लिखेगा 5.7 से ज्यादा, एक लिखेगा 5.7 से कम। कमान कमान कमान। सेम आएगा? नहीं नहीं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा कमान। हाँ सेम आएगा। और 1 ओम होता तो नहीं, कम होता कम। और 100 ओम होता तो सोम सोम तो बहुत सारा होता है कमान, तो भी सेम रहता। वेरी गुड, ये सीखना है हमें। यस, दोनों का ईएमएफ 5 और 5 है ना। मुझे पता है कि आपका इंटरनल अलग है, और वही तो एग्जाम ने नोटिस करा, देख देख इंटरनल अलग है। अरे होगा भाई, हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो बोलो बच्चे क्या कहूं मैं? क्या मैं कह दूं 5.7 मीटर इस तरह से? आप देख रहे हैं इस जरा जरा सी बात पे ही सवाल बनते हैं एग्जाम में। जरा जरा सी बात है ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो रही है, लेकिन इस जरा जरा सी बात पे सवाल पूछते हैं। समझ में आ गई मेरी बात ये? अच्छा मुझे एक बार बताइए, अगर ये 6 वोल्ट होता बच्चे, 6 वोल्ट, तो बोलो 5.7 पे सेट होता है या ज्यादा पे? ज्यादा पे। इतना तो समझ में आता होगा ना। बड़ा वोल्टेज बड़ी लेंथ पे सेट होगा, छोटा वोल्टेज छोटी लेंथ पे सेट होगा। ये तो समझ में आता है। हाँ, अगर ये 4 वोल्ट होता तो शायद छोटी लेंथ पे सेट होता, अगर ये 6 वोल्ट होता तो बड़ी लेंथ पे सेट होता। लेकिन ये तो है तो 5 ही वोल्ट, और हाँ इंटरनल जरूर अलग है, लेकिन हम अभी भी सीख क्या है कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। इस तरह से काम। ये देखिए जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन, देखते ही बस फोटो देखते आंसर मार देना, उसमें ज्यादा सोचने का नहीं है। E1 E2 बस। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बोल रहा है कि फोटो देख और बोल कि कौन ज्यादा है, E1 या E2। कम ऑन कम ऑन, फोटो से क्या दिख रहा है आप लोगों को? E1 कम लेंथ पे सेट हुआ है और E2 ज्यादा। और अभी भी आपने मुझे बता दिया था कि छोटा वोल्टेज छोटी लेंथ पे सेट होगा और बड़ा वोल्टेज बड़ी लेंथ पे, बताया ना आप लोगों ने। तो बस हमें तुरंत आंसर देना है, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। मुझे दिख रहा है कि L2 इज मोर देन L1 ना, तो मैं कह सकता हूं E1 इज सॉरी E2 इज मोर देन E1, कह सकता है ना। ये था दूसरा एप्लीकेशन। नाउ थर्ड एप्लीकेशन। सब बच्चे कंफर्टेबल है? और कैसे कंफर्टेबल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए थर्ड, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। सेलों का ईएमएफ कंपेयर करने का काम दिया जा रहा है। इस बार आपने मुझे 2 सेल दे दिए, कोई भी 2 सेल आपने मुझे दे दिए, और आपने मुझसे उनके E1 और E2 की वैल्यू नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उन दोनों के E1 E2 का रेशियो मांग रहे हैं। ये आपका टारगेट है। आइए बच्चों, इंतजाम कर लीजिए सब लोग। इंतजाम इस तरह से होगा, सर्किट बनाए, कष्ट होगा तब भी बनाना है। 1 2 एंड दिस इज 3, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। 2 सेल E1 और E2 आपने मेरे को दिए हैं, और आपने मुझे बोला है कि आप इनके ईएमएफ का रेशियो लेकर के आइए। आइए काम शुरू करें हम लोग। यस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 2 को जोड़ूंगा। 1 2 को जोड़ते क्या पहला सेल पिक्चर में आ जाएगा। चला चला के बैलेंस एंड ढूंढ लाएंगे। तो मान लेते हैं E1 का मामला सेट हुआ L1 पे, तो क्या इक्वेशन बनने वाली है
E1 बराबर XL1। उसके बाद जैसे मैं 2 3 को जोड़ूंगा तो 2 3 को जोड़ते E1 तो क्या है, वो रीटू पिक्चर में आ जाएगा। रीटू पिक्चर में आ गया तो उसका ही मामला कोई ना कोई लेंथ सेट कर ही देंगे अपन कोशिश करके। तो मान लीजिए L2 पे सेट हुआ तो E2 बराबर क्या हो जाएगा बेटे, XL2। क्या चाहिए आपको, E1 बाई E2। चलो मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों को। तो E1 बाई E2 वी आर गेटिंग इज L1 बाई L2। तो यूं समझिए, अगर मैं पूरी इस कहानी को वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दो क्या हो गया, बारी बारी से दोनों सेल को पिक्चर में ले रहे हैं, बारी बारी से दोनों का बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ के ला रहे हैं, और जो उनकी बैलेंसिंग लेंथ का रेशियो है क्या वही मेरे दोनों के ईएमएफ का रेशियो हो रहा है। यस, ये आंसर हो गया। ये तो हो गया इस एप्लीकेशन की साधारण बातें। अब इस एप्लीकेशन की कुछ स्पेशल बातें करते हैं जो अपने काम की है। बच्चे जरा नोटिस करेंगे, ये फाइनल आंसर देने के लिए आपको एक्स की जरूरत है कि नहीं। कमान कमान, फाइनल आंसर देने के लिए इस वाले काम का फाइनल आंसर में आपको एक्स की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो फिर मैं स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं समझता। आपको याद है स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करते थे, एक्स पता करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, मैं शुरू में कल से आपको बोले जा रहा हूं कि जब भी मैं इस मशीन को काम में लूंगा मुझे एक्स की जरूरत पड़ेगी, बोल रहा हूं ना मैं। अब मैं अपना स्टेटमेंट करेक्ट करता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मुझे फाइनली एक्स की जरूरत पड़ेगी, और कुछ काम ऐसे भी हैं जिसमें मुझे फाइनली एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेटे अगर मुझे एक्स की जरूरत नहीं है तो ऐसे काम में मैं स्टैंडर्डाइजेशन करने वाला नहीं हूं। तो ध्यान दीजिए, ये भी सवाल बनता है आप लोगों के लेवल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन। यानी किसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है और किसमें जरूरी नहीं है। इसको याद मत करना, रटना मत, दिमाग में सिर्फ ये विचार लाना कि फाइनली कोई सवाल का जवाब देने के लिए अगर फाइनली आपको लगता है कि नहीं एक्स की जरूरत पड़ेगी लास्ट में, उसके बिना तो काम नहीं होगा, तो फिर बोल देना स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में आ गया कि फाइनली एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके दिमाग में आ गया यार इस काम के लिए फाइनली एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप बोल दीजिए यार स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे। और आपने देखी मेरी चालाकी, मैंने इसके अंदर ई नोट वाला ब्रांच नहीं बनाया। ऐसा मत समझिए कि मैं बनाना भूल गया, आपको देखना चाहिए इसके पहले वाले दोनों सर्किट पलट के देख लो, मैंने ई नोट का ब्रांच जरूर बनाया। और इसके पहले वाला सर्किट पलटो जरा, 2 नंबर वाला पलटा, दो नंबर वाले पे आ जाइए। बोलिए क्या उसमें फाइनल आंसर देने के लिए आपको एक्स की जरूरत थी क्या। देखो देखो, ई अननोन वाज एक्स इंटू एल, तो एक्स नहीं होगा तो मैं आंसर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा यार। इसका मतलब मुझे वहां फाइनली एक्स की जरूरत थी, तो एक्स की जरूरत थी तो स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा तो क्या सर्किट में ई नोट का ब्रांच दिखाना पड़ेगा, मैंने दिखाया। उसके पहला वाला एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन में भी मुझे एक्स की जरूरत थी, मैंने एक्स ई नोट का ब्रांच दिखाया। दूसरे काम में मुझे एक्स की जरूरत थी, मैंने ई नोट का ब्रांच दिखाया। और आज तीसरा काम, जब मैं आपको पढ़ाने लगा, जब मैं आपके सामने तीसरा नंबर लिखा था ना, और जब मैं सर्किट बना रहा था, मेरे दिमाग में वही आ गया था कि इस काम में बच्चे को एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने जानबूझ के नोट का ब्रांच नहीं दिखाया। और देखो यार, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, इसलिए ठीक है। अगर आज के बाद मैं बोलूंगा कि सर्किट बना जिसमें 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करना हो, अगर उस सर्किट में किसी ने ई नोट का ब्रांच दिखा दिया, सर्किट गलत माना जाएगा। सुन लिया सबने। अगर आज मुझे ये काम का सर्किट बनाना था, अगर आज मैं ई नोट का ब्रांच बना देता ना, तो वो सर्किट गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर आप ई नोट का ब्रांच बना रहे हो इसका मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो कि इस काम में आपको एक्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि फाइनली इसमें एक्स की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है। तो बच्चे पहला एप्लीकेशन आज हमारे सामने ऐसा आया है जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। लिखे, स्टैंडर्डाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक तो खास बात ये हो गई हमारे पास, दूसरी खास बात पे गौर करते हैं। अभी मैं मान लीजिए 1 2 को जोड़ा था, तो 1 2 को जोड़ के जो बैलेंस लेंथ आया था वो क्या आया था, L1 आया था। L1 किसके करस्पॉन्डिंग आया था, E1 के करस्पॉन्डिंग। जरा ध्यान दो बच्चे, इस पूरी ब्रांच में एक सेल E1 था तो बैलेंस लेंथ उसके करस्पॉन्डिंग आया। कभी कभी क्या होने वाला है कि अगर तुम्हारी इसी ब्रांच में अगर एक की बजाय 2 4 सेलों का ग्रुप होता, अगर एक की बजाय 2 4 सेलों का ग्रुप होता, तो बैलेंस लेंथ किसका आता, किसी इंडिविजुअल का, इन नेट का। और क्या सेलों का ई नेट निकालना हमें सिखाया गया है। सेल ग्रुपिंग, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, कुछ भी ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे। अगर कभी यहाँ एक सेल के बजाय 2 3 4 सेल का ग्रुप बना के चिपका दिया है, तो बैलेंस लेंथ निकालने के लिए बैलेंस लेंथ किसका आएगा, वो ई नेट का आएगा। तो आप जब इक्वेशन बनाएंगे ना ई बराबर एक्सएल, तो उसमें ई क्या होगा, इंडिविजुअल सेल का या ई नेट होगा। तो पहले अपनी जो सेलों की ग्रुपिंग वाली जो नॉलेज थी ना, उससे पहले ई नेट बना लेना, और इक्वेशन क्या बनाना, ई नेट बराबर एक्सएल इक्वेशन। जैसे अभी ई1 बराबर एक्सएल बना रहे थे ना, तो वहां क्या बनेगा, ई नेट बराबर एक्स इंटू एल। जैसे कि सवालों से दिखाता हूं।
फोटो बनाए, कष्ट होगा तब भी बनाना है। ये किसी बुक का क्वेश्चन है बेसिकली, और इससे हम काफी कुछ बात कर पाएंगे। 1, 2 and 3। किसी बुक में इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा जानकारी बढ़ेगी। बनाए बच्चे लोग? ओके, बुक में जो लैंग्वेज है उसको मैं जरा सीधा इंटरप्रेट करता हूँ और मेरी हेल्प करो आप लोग। बनाए बच्चे सब लोग? तो ध्यान से बनाना, यहाँ पे दोनों सेल सपोर्टिंग मोड में और यहाँ दोनों सेल सपोर्ट या झगड़ा मोड दिख रहा है सब लोगों को, वही खास इस सवाल में, ठीक है ना। चलो आ जाओ फटाफट से। बुक में ये फोटो बना करके लैंग्वेज क्या बोला गया है, 1 2 को जोड़ते हैं तो मामला L1 पे सेट हुआ है, 2 3 को जोड़ते हैं तो मामला L2 पे सेट हुआ है। कह रहा है कि E1 और E2 का रेशियो लाइए। आओ उसकी बातों से इक्वेशन बना लें। यस, 1 2 का मामला L1 पे सेट हुआ है, L1 इज करस्पॉन्डिंग टू E1 E2 या E1 प्लस E2। शाबाश। तो बच्चे इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन बननी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ो। यस, L2 पे सेट हुआ है, इक्वेशन शुड बी E1, हाँ हाँ शाबाश शाबाश, E1 माइनस E2 बराबर XL2। मुझे पूछ रहा है कि E1 E2 का रेशियो चाहिए, तो पहले तो क्या करें अपन, 1/2 कर लें। 1/2 यानी कि पहले तो ये कर लिया, और ये करने के बाद या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या CND पढ़े हो, CND। हाँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND प्यार से क्या बोलते हैं, CND। सो E1 by E2 you are getting is L1 plus L2 upon L1 is L2। ये मेरा आंसर। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके E1 by E2 का रेशियो ले आइए। लिखा है बच्चों ने। तो बुक का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर आ गया कि E1 E2 का रेशियो बताया, तो अपना आंसर ही आ गया। अब मुझे इस सवाल में आपसे कुछ इधर उधर की बातें भी करनी है, जैसे सर नॉलेज बढ़ाने के लिए। इधर आ जाओ, बोले भाई खींच दे फटाफट, टाइम खत्म हो रहा है, खींच, शाबाश खींच दे। इधर आ जाओ पे। इसने बोला था कि 2 3 को जोड़ा तो मामला L2 पे सेट हुआ है, तो आपने इवन डिफरेंस में क्या किया, आपने E1 माइनस E2 किया। यार डिफरेंस तो E2 माइनस E1 भी तो हो सकता है, क्यों? हाँ वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं। यस, अगर इसको बैलेंस लेंथ मिल गई है तो मैं श्योर था इन दोनों के नेट में इधर प्लस ही बनेगा इधर माइनस ही बनेगा। बॉस अगर E2 ज्यादा होता तो क्या इधर ओवरऑल माइनस इधर ओवरऑल प्लस बन जाता? तो कल अपनी बातें हुई थी कि अगर ऐसा करोगे तो बैलेंस लेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो सवाल तो कह रहा है कि बैलेंस लेंथ मिल गया है L2। तो अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है कि L2 मिल गया है तो मैं निश्चित समझ गया कि इसका ओवरऑल प्लस इधर हो रहा होगा इधर माइनस। इसीलिए मैं समझ गया कि E1 निश्चित रूप से E2 से बड़ा हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या लिखा, E1 माइनस E2 लिखा। क्लियर है? क्वेश्चन लिखें कि सीरीज ग्रुप ऑफ टू सेल, सीरीज ग्रुप ऑफ टू सेल बैलेंस्ड एट 6 मीटर्स, 6 मीटर पे सेट हुए हैं, बैलेंस्ड एट 6 मीटर्स फुल स्टॉप। इफ वन सेल इज रिवर्स्ड, if one cell is reversed now balanced at 2 meters, 2 मीटर पे सेट हुए हैं, पहले 6 मीटर पे सेट हुए और आजकल 2 मीटर पे सेट हो रहे हैं। E1 by E2 क्वेश्चन मार्क बराबर, वेरी गुड, E1 by E2 क्वेश्चन मार्क कितना है, 2 बराबर, 2 आंसर है बच्चे। और आपको इसको एज अ फॉर्मूला मत यूज करें, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नारायण ने इसको फॉर्मूला की तरह यूज कर लिया होगा, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटे, तो ठीक है, एक सवाल का आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जरा मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी तो आंसर आ गया, पर मेरी सलाह है, ये कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बनाया आपका। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस सवाल में बताता हूँ। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, दो सेलों का सीरीज कहां सेट हुआ, 6 पे, E1 प्लस E2 बराबर XL।
E1 प्लस E2 बराबर XL, L कहां सेट हुआ 6 पे, एक इक्वेशन उल्टा किया, यानी कि फिर E1 माइनस E2 बराबर XL। और इस अप्रोच को इस तरह से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन अरेंज करना आपको आना चाहिए, और इसको अरेंज करके जो भी आएगा आपका आंसर E1 बाई E2, कितना आंसर आ रहा है 2 1 आंसर कर लेंगे बच्चे। चलिए ये भी आप कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, ये कोई सेल है, मुझे बोला कि सेट हुआ है कहां पर, एल पर सेट हुआ है, बैलेंस लेंथ इसकी कितनी है एल। फिर मुझे कह रहे हैं कि ई आर और ये 2E और 2R, बोले कि बताओ ये कहां सेट होगा। आराम से बातें कर लेते हैं। पूरी लैंग्वेज क्या होगी, सेल ऑफ ई एंड आर डेल इट इज बैलेंस्ड एट लेंथ एल, बैलेंसिंग लेंथ इज एल। अगर इस सेल के पैरेलल में एक और सेल लगाते हैं 2E2R का, नाउ दिस ग्रुप विल बी बैलेंस्ड एट, दिस ग्रुप विल बी बैलेंस्ड एट विच लेंथ, एल डैश बोल दिया मैंने। कमान मुझे समझा दीजिए कि यहाँ पर जो बैलेंस लेंथ आया होगा इस केस में वो किसके करस्पॉन्डिंग आया होगा, ई के करस्पॉन्डिंग। कमान इस केस में जो बैलेंस लेंथ आएगा किसका आएगा, इसके बारे में, इसके बारे में या नेट के बारे में। और क्या दो सेलों के पैरेलल का नेट बनाना मैंने सिखाया था एक बार। कमान ई नेट लाइए जरा कितना, कमान कमान जल्दी बोलिए, मैं गलत दिख रहा हूँ। 4E/3 श्योर, चेक किया आप लोगों ने, बराबर 4E/3 आ रहा है, मानते हैं आप लोग 4E/3 आ रहा है। और अब आ रहा है तो अब कहानी जमा सकते हैं, कैसे, आओ देखो, ये सेल इस पे सेट हुआ तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए बेटे, E बराबर x इंटू एल। और दूसरा सेल 4E/3 बराबर x इंटू एल डैश, इक्वेशन अरेंज करना आना चाहिए तभी फायदा है। ये सेल सेट हुआ एल पे, और ये सेल, क्योंकि अब इंडिविजुअल सेल की बात करें, ई नेट, अगला ई नेट सेट हुआ एल डैश पे, मुझे नहीं पता कहां सेट हुआ, तो मैंने बोला एल डैश पे सेट हुआ, ये हो गया, बस अब काम वाम कर लो और ले आओ एल डैश कितना आ रहा है 4L/3। कोई क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई खुरापात चल रही तो पूछें। क्या सबको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो फिर मैं पूछ लेता हूँ 2 3 बातें, आ जाओ, आप लोग मत चेंज करना है ना, बोले बच्चे आओ। मैंने कहा ये सेट हुआ एल पर, मैंने कहा ये कहाँ सेट होगा, ये सवाल था मेरा, यस। अगर आपने निकाला 4E/3, पता है आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने बनाया, मुझे तो यहीं से पता लगना चाहिए था कि सीधा मामला भी कहाँ सेट होगा 4L/3, कारण समझिए, ई सेट हुआ एल पर तो 2E सेट होगा 2L पर, 5E सेट होगा 5L पर, E/2 सेट होगा L/2 पर, तो 4/3 सेट होगा 4/3L पर। सुन लिया आप लोगों ने। देखो भाई एग्जाम में अगर 5 सेकंड ही बचा पाएंगे तो फायदा रहेगा, थोड़ा सा हमें हर चीज पे ध्यान देना है। इक्वेशन बनाने में कोई बुराई नहीं है, पर कहीं ना कहीं 2 5 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे ना, मेरे को यहीं पे बत्ती जलनी चाहिए। 4E/3 हो गया, ई सेट हुआ एल पर तो 2E सेट होगा 2L पर, E/2 सेट होगा L/2 पे, तो वट एवर इज ई का जितना भी टाइम्स है उतना ही लेंथ पे सेट होगा। क्लियर। अब मुझे पूछना है, आप लोग चेंज मत करना डेटा, मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। कमान ये कहाँ सेट होगा, कमान 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 एल पर श्योर, मगर उसका इंटरनेशनल आर था और इसका इंटरनेशनल 2R/3 होने वाला है। कम ऑन यस, हाँ डिपेंड नहीं करते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, डिपेंड नहीं करते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, पता लगा सब बच्चों को। 2E और 2E, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाँ यार को चला एक्सपर्ट हो गए आप लोग तो, हाँ सही जा रहे एकदम, क्योंकि इसका इनेट कितना आने वाला है 2E, और इंटरनल कुछ भी है मतलब नहीं मेरे को, E सेट हुआ L पर और 2E सेट होगा 2L पर, और इसका इनेट बना के देखेंगे डायरेक्ट 2E होता है, सब बता रखा है आप लोगों को, पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट बोलना चाहिए तभी मजा आएगा। क्लियर। अभी अभी आपने जो बोला ना इंटरनल लिस्ट में हम डिपेंड नहीं करते हैं, पता है इस बात को लेकर के जेई में एक क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन तो मिल जाएगा मॉड्यूल में, मैं उसकी खास बात बता देता हूँ आप लोगों को। उन्होंने कहा था कि एक सेल था 100 सेंटीमीटर पे सेट हुआ था, स्टैंडर्ड सेल 100 सेंटीमीटर पे सेट हुआ था, तो बोलो एक्स कितना बन जाएगा बेटे, क्या E/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, लिखा हुआ कमा, एक सेल स्टैंडर्ड सेल ई वैल्यू का वो सेट हुआ था 100 सेंटीमीटर पे, तो मैंने अपना एक्स बना लिया, कैसा है गड़बड़ वाला कि अच्छा वाला, अच्छा। फिर मेरे से बोला जेई के क्वेश्चन में कि एक अननोन सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम था वो सेट हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, मेरे को एग्जाम में पूछा बताओ वो ई अननोन कितना है, ई अननोन एक्सएल, एक्सएल एक्स वाज E/100 एंड इस एल इज 30, यही आंसर हो जाएगा।
एग्जाम में बस ये आंसर था, इसको भी सोल्व भी नहीं किया था उसने, बस आंसर था 30E/100। और हाँ, इसका क्या करें, क्या करें, क्या घर ले जाएं इसको? R = 5 ओम, तुम्हारे सेल का इंटरनेशन 5 ओम है, उसने बोला है। अब बच्चे तो परेशान हो जाते हैं कि यार डेटा दिया तो कुछ ना कुछ तो करूंगा भाई इसका। हाँ, बच्चे इमोशनल हो जाते हैं कई बार कि नहीं लिख के दिया है भाई, कुछ तो करेंगे इसका। नहीं, तो स्मॉल आर का कोई यूज है कि नहीं है? यही सवाल की खास बात है कि बच्चे के पास पहले से मैसेज होना चाहिए कि जब तू सेल का ईएमएफ मेजर कर रहा है भाई, तो स्मॉल आर का कोई यूज नहीं है। और उसका आंसर था 30/100। कर लेंगे, चलिए। तो अभी अभी मैंने आपको क्या मैसेज दिया, कभी कभी हम इंडिविजुअल सेल को पिक्चर में ले जाया करेंगे तो उसका काम होगा, और कभी कभी हम इंडिविजुअल सेल को नहीं, ग्रुप ऑफ सेल को पिक्चर में ले जाएंगे। तो वट एवर ग्रुप यू हैव, सीरीज ग्रुप, सपोर्टिंग, झगड़ा, पैरेलल ग्रुप, वट एवर ग्रुप यू हैव, आप क्या करना, पहले ई नेट बना लेना, और इक्वेशन क्या जमेगी, ई नेट बराबर एक्सेल जमेगी, फिर जो भी होगा हो जाएगा। कितना हो गया, 3 4, कितना हो गया? हूँ क्या कर रहे हो बे, कितना हो गया? ओके, 4। टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम्म, एक सेल आपने मेरे को दिया और आपने मेरे से बोला कि यार इसका स्मॉल आर मेजर कर दे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आइए, इंतजाम ऐसा होगा, सब बच्चे इंतजाम करें, बैठना नहीं है किसी को भी, इंतजाम करें। हम्म, फोटो बनाए, जल्दी बनाओ, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बनाओ। आर भी कौन हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स, स्मॉल आर, ये वो सेल है बेटे जिसका स्मॉल आर हमें मेजर करना है, ठीक है। आइए पहले मैं सर्किट समझाता हूँ, मैंने सर्किट में क्या दिखाने की कोशिश करी है। ये अपना प्राइमरी हो गया, ये अपना सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी मैंने अननोन वाली जगह वो सेल लगा दिया जिसका स्मॉल आर आपको नापना है, ईएमएफ नहीं, उसका स्मॉल आर मैंने लिख दिया यहाँ पे। और हाँ, मैंने क्या चालाई करी है, मैंने तुम्हारे सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, परमानेंटली नहीं लगाया है, क्या स्विच के थ्रू लगाया है? यस, यू नो रेजिस्टेंस बॉक्स, लैब में एक डब्बा काम में आता है, इसमें हम लोग 2 ओम 5 ओम कोई भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। यूँ समझिए, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, बेसिकली एक डिवाइस, एक डब्बा है जिसमें मैं जितना भी रेजिस्टेंस अप्लाई करना चाहूंगा कर दूंगा, 2 ओम 5 ओम 4 ओम जो भी करना होगा मैं कर दूंगा, ठीक है। मुझे बताइए, मैंने जो रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे लगाया, परमानेंट लगाया कि स्विच के थ्रू लगाया? स्विच के थ्रू लगाने का उद्देश्य क्या है, जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो आई थिंक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, और जब मैं स्विच ऑफ करूंगा रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा कि गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आती है। और ऐसा क्यों किया, उसका कारण भी है। अ, आपको याद है, थोड़ा उल्टा चलते हैं, तुम्हें याद है एक बार मैंने स्मॉल आर का फॉर्मूला पढ़ाया था तुम्हें, अभी 2 4 दिन पहले पढ़ाया होगा, कम ऑन, ये फॉर्मूला है बेटे। अगर आपने कहा कि यार स्मॉल आर मेजर कर, तो इनडायरेक्टली मुझे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। मुझे बताएंगे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे तुम्हारे सेल की किस किस चीज की आवश्यकता है, ईएमएफ की भी आवश्यकता है, और यस, यस ये सिखाना है मुझे, तुम्हारे सेल का ईएमएफ भी नापना है, और मुझे तुम्हारे सेल का टीपीडी भी नापना है, तब जाके मेरा काम होगा। अगर मैं केवल ईएमएफ नाप पाया, टीपीडी नहीं नाप पाया, तो काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं केवल टीपीडी नाप पाया और ईएमएफ नहीं नाप पाया तो भी काम नहीं होगा यार, मुझे तो दोनों नापना है, और दोनों नापना है तो यू नो ईएमएफ कब पकड़ में आता था, जब सेल विदाउट करंट होता है, और टीपीडी कब पकड़ में आता है, जब सेल विद करंट। तो मुझे तुम्हारे सेल के दोनों स्टेटस चाहिए, एक बार विदाउट करंट वाला और एक बार विद करंट वाला, ताकि मैं दोनों मेजर कर सकूं, और इसीलिए मैंने चालाकी की है। क्या चालाकी, इधर आइए। अगर मान लीजिए मैं स्विच ऑफ रखता हूँ, अभी लिखवा दूंगा, शुरू में अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो बोलिए लोड, ये लोड रेजिस्टेंस है कि नहीं है? क्या सेल इज विदाउट करंट? सेल इज विदाउट करंट, सेल विदाउट करंट बॉस क्या पकड़ में आएगा, ईएमएफ। तो मैं लिख देता हूं, स्विच ऑफ, बेटा अभी स्विच ऑफ है, तो बोलिए क्या पकड़ में आएगा, क्या मैं कह दूं E = XL1। मान लीजिए मामला L1 पे सेट हो गया, तो L1 इज करस्पॉन्डिंग टीपीडी या ईएमएफ, ईएम हो गया, बहुत अच्छा। अब देखो मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं, स्विच ऑन बॉस,
इधर देखना, अभी आप मत करना। स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो बोलिए क्या लोड अटैच हो गया इसके साथ? लोड अटैच हो गया। अब ये सेल दुनिया में कहीं और करंट चलाए कि नहीं चलाए, लेकिन क्लियर? बोलिए, सेल इज विदाउट करंट या विद करंट? नाउ सेल इज विद करंट, और अगर सेल विद करंट है और ऐसे कंडीशन में पीडी नाप के लिए आया हो भाई, तो क्या पकड़ में आया होगा? टीपीडी। तो ना मैंने सेल के ऊपर लोड लगा दिया, लोड लगा दिया, नाउ सेल इज विद करंट, और सेल इज विद करंट वापस जो कि चला चला के मामला सेट कर दूंगा। मान लीजिए मामला L2 पे सेट हुआ, तो x इंटू L2 इज गोइंग टू बी, यस ये सीखना है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, v बराबर XL2। अब शायद समझ गए होंगे मैंने आरबी परमानेंटली क्यों नहीं लगाया। बॉस अगर मैं आरबी बिना स्विच के लगाता तो क्या केवल और केवल टीपीडी पकड़ में आता? और अगर मैं आरबी लगाता ही नहीं तो क्या केवल और केवल ईएमएफ पकड़ में आता? नहीं नहीं, मेरी जरूरत थी कि मैं दोनों पकड़ूं, तो इसलिए मैंने आरबी को स्विच के थ्रू लगाया, ताकि जब चाहूंगा जब लोड को अटैच कर लूंगा, और जब चाहूंगा जब लोड को डिटेच कर लूंगा, ताकि मैं ईएमएफ और टीपीडी दोनों को मेजर कर पाऊंगा। कर लिया मैंने मेजर। अब आ जाओ फॉर्मूला पे, बोलो भाइयों, फॉर्मूला वाज ई माइनस वी अपॉन वी। आओ रख दो ना इसको, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू लोड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो ना, इस पर्टिकुलर काम में स्टैंडर्डाइजेशन करना है कि नहीं? कमान कमान, स्टैंडर्डाइजेशन करना है कि नहीं? नहीं करना, क्योंकि पता है ना आपको लास्ट में आपको एक्स की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, और बच्चे को अगर एक्स की जरूरत नहीं है तो बोलो बोलो मुझे ई नोट का ब्रांच, ई नोट का ब्रांच बनाना था कि नहीं बनाना था? नहीं आप देख रहे हैं, आप चालाकी देखो ना, कुछ सर्किट बनाते टाइम में जानबूझ के ई नोट का ब्रांच बना रहा था, और कुछ सर्किट बनाते टाइम में खुद ही ई नोट का ब्रांच गायब कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज के बाद आपके दिमाग में भी एप्लीकेशन का नाम सुनते ही पहला क्लिक ये करना चाहिए कि उसमें इनोड का ब्रांच बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी आपको नहीं क्लिक कर रहा हो क्योंकि आप सीख रहे हैं, ठीक है? अब आज के बाद एप्लीकेशन का नाम सुनते ही पहला क्लिक क्या करना चाहिए कि भाई इसमें इनोड बनाओ कि नहीं बनाओ। जैसे मैं जब आपको पढ़ा रहा था मेरे को याद आया कि यार इसको एक्स नहीं चाहिए होगा, मैंने इनोड नहीं बनाया। जब मुझे लगता है इस काम में एक्स चाहिए होगा तो मैं इनोड की ब्रांच बना देता हूँ। लिख दो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। आ जाएगा सबको समझ? तो ये था इंटरनेशनल मेजर करने वाले एप्लीकेशन के बारे में। अच्छा, आपने मेडिकल एग्जाम में जो पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अधिकतर क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बारे में आए हुए हैं। पता नहीं आपके नीट वालों को ये फॉर्मूला बहुत पसंद है, मुझे नहीं पता क्यों पसंद है वो। पोटेंशियोमीटर के जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना आज तक, कम से कम आधे क्वेश्चन इसी के बारे में है। और करना कुछ नहीं होता, दो लेंथ पकड़ाता है, लोड पकड़ाता है, बोले स्मॉल आर लो ना, एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम के क्वेश्चन बोलता है एक दो। लिख दें, पूरा सवाल लिख दी चाहिए तो। A cell is balanced at, a cell is balanced at 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, full stop. If 5 ohm load is connected, 5 ohm load is connected, now balanced at 40 सेंटीमीटर, balanced at 40 सेंटीमीटर, स्मॉल आर क्वेश्चन मार्क। मेरे ख्याल से दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। 1.5, वेरी गुड, बना लीजिए। इससे आसान दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आया बच्चों का आंसर आया? डाल दीजिए जो भी है आपका, 52 40 वगैरह डाल दीजिए। कितना आ रहा है बेटे? 1.5 हमारा, सब लोगों का आ रहा है ना, एकदम आसान है। अभी नीट में 2017 में 18 में भी एक क्वेश्चन था, उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट ना, इधर आओ। उसमें क्या था कि जो सेल था ना वो पहले 3 मीटर पे सेट हुआ, और 9.5 ओम का लोड लगा तो मामला 2.5 पे सेट हुआ, बोले इंटरनल आई, यानी मैं लिख देता हूँ L1 क्या हो गया बेटे, क्या 3 मीटर हो गया? और लोड लगाने के बाद मामला 2.85 पे सेट हुआ, तो बोलो L2 कितना हो गया? क्या 2.85 मीटर हो गया? और हाँ, लोड कितना लगाया था उसने? 9.5 ओम।
बोलो, क्या इसमें ला सकते हो क्या? गेट द आंसर। फर्स्ट होगा तब भी सॉल्व करना है। जल्दी से आंसर ले आए। पूरा लैंग्वेज था, मैंने थोड़ा शॉर्ट में दिखाया है। 5 नहीं, 0.5 आएगा। चेक करो, चेक करो। 0.5 एग्जैक्ट आ रहा है क्या अप्रोक्स आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है। बोलो बोलो, 0.5 आ रहा है बच्चे? कम ऑन, गेट द आंसर, जल्दी से काम करिए। मैंने नहीं बनाया सवाल, एग्जाम में आपके। कर लेंगे ना? इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ गए। दो लेंथ पकड़ाएगा, लोड पकड़ाएगा, कुछ भी, मतलब आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक्स में, कर सकते हैं। तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के बारे में। चलिए, फिफ्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन। कैलिब्रेशन, इट्स नॉट सेलिब्रेशन, कैलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में टाइम है अभी, ठीक है ना? कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। आपको याद है मैंने कल बोला था वोल्टमीटर अच्छा पड़ता है खराब पड़ता है? खराब पड़ता है। तो बच्चे जो अमीटर होते हैं ना, अमीटर करंट नापने वाले, वो भी खराब ही पड़ते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा इनमें एरर होता है। तो किसी मशीन में कितनी एरर है, एरर पता करने के प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन करना है, कैलिब्रेट करना है। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया? मीटर या वोल्टमीटर में कितनी एरर है वो पता करने के प्रोसीजर को क्या बोल रहे हैं? कैलिब्रेशन। तो लिख दो शॉर्ट में, टू फाइंड एरर इन मीटर एंड वोल्टमीटर। कैलिब्रेशन का मतलब बता रहे हैं, टू फाइंड एरर, कितना एरर है वो पता करने का प्रोग्राम, टू फाइंड एरर, ठीक है? अब ये बड़ा आसान है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। जरा इसका मीनिंग समझिए हम लोग। यस, मान लीजिए मैंने आपसे कहा, इसमें काम, जैसे मान लीजिए वोल्ट मीटर आपने मेरे को दिया, ये वोल्ट मीटर आपने मेरे को बोला भाई ये सही पड़ता है गलत पड़ता है, तो मेरा जवाब होगा गलत पड़ता है। मेरा जवाब होगा चोर है और वो सब बात, कौन सही पड़ता है गलत पड़ता है? गलत। आपने मान लिया हाँ ठीक है भाई गलत पड़ता है, बता कितनी एरर है इसके अंदर। तो कितनी एरर है पूछ लिया आपने, तो इसका गाइडलाइन तय कर लें, क्या गाइडलाइन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं, एक अननोन वोल्टेज को इस वोल्ट मीटर से नपवा लेते हैं, और उसी अननोन वोल्टेज को एक बार पोटेंशियोमीटर से नपवा लेंगे। तो वोल्ट मीटर अपनी आदत के अनुसार गलत नाप देगा, वो पोटेंशियोमीटर अपनी आदत के अनुसार सही नाप देगा। तो बॉस, एक ही अननोन पीढ़ी की गलत वैल्यू और सही वैल्यू जब दोनों मेरे पास होंगी, तो क्या एरर खेल सकते हैं हम लोग? इस तरह से काम करना है, ठीक है? और एरर में भी ध्यान रखें, तीन तरह के सवाल रहेंगे। कभी पूछेगा एरर बताइए, कभी पूछेगा रिलेटिव एरर बताइए, कभी पूछेगा परसेंटेज एरर बताइए। तो जो कहा जाए वो करना पड़ेगा आपको। अगर मैंने कहा एरर बताइए, तो एरर में आप क्या करना, मेजर्ड वैल्यू माइनस प्योर वैल्यू, पता है आप लोगों को? मेजर्ड, और यू कैन से इनएक्यूरेट वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। जैसे बोलता हूँ, क्या अशुद्ध माइनस शुद्ध? डू यू नो शुद्ध एंड अशुद्ध? वेरी गुड। मेक श्योर एरर बोले तो अशुद्ध माइनस शुद्ध, ये करना है। और मेक श्योर एरर का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। शुद्ध माइनस अशुद्ध नहीं करना है, अशुद्ध माइनस शुद्ध ही करना है। वेदर आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने यही करना है। अगर फिर भी किसी नालायक ने शुद्ध माइनस शुद्ध किया, तो उसका आंसर ही अशुद्ध हो जाएगा। सुन लिया आपने? यस, जो गाइडलाइन है वो करना ही है आपको। ये एरर का फॉर्मूला रहेगा, एरर पता करने का तरीका। एक बच्चे होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, एरर तो किसके रिलेटिव में निकाला जाएगा? शुद्ध के रेफरेंस में या अशुद्ध में? शुद्ध में। तो क्या होगा वो? अशुद्ध, ऊपर तो ये आने वाला है, शुद्ध माइनस एंड शुद्ध, अशुद्ध माइनस शुद्ध अपॉन शुद्ध, ठीक है? कभी कभी मैं बोलूंगा परसेंटेज एरर लाइए। यस, अशुद्ध माइनस शुद्ध अपॉन शुद्ध इंटू 100। टाटा का शुद्ध नमक ऐसा बोलते हैं, शुद्ध। इसलिए लफड़ा बस एक ही जगह पड़ता है, बच्चों में जो कंफ्यूजन आता है ना, बस इसमें लफड़ा पड़ता है ना। नीचे तो शुद्ध ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं ना। अजीब से क्या देख रहे हो, नीचे तो शुद्ध आएगा, पता है ना सबको। ऊपर में लफड़ा पड़ता है कि यार अशुद्ध माइनस शुद्ध करूं कि शुद्ध माइनस शुद्ध। मेक श्योर क्या करना है, अशुद्ध माइनस शुद्ध करना है। क्लियर? अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से। प्लीज सवाल लिखें। स्टैंडर्ड सेल ऑफ 1.1 वोल्ट, standard cell of 1.1 volt is balanced at 4.4 meters. Balanced at 4.4 meters. Full stop, आगे लिखें।
unknown PD is balanced at 1.9 meter. 1.9 meter, and voltmeter reading is 0.5 volt. 0.5 volt. Find percentage error in voltmeter. अब आइए मेरे साथ, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या कहा गया। सिर्फ पहली लाइन पढ़िए, कुछ जुगाड़ दिख रहा है क्या? सिर्फ पहली लाइन बोलिए बच्चे, क्या एक्स का जुगाड़ है? E नॉट L नॉट 1.1 4.4, क्या मैं कह दूं 1/4 वोल्ट पर मीटर? ये आपके मशीन का एक्स तैयार हो गया। और कोई अननोन पीडी आपने नापा था, कहां सेट हुआ? वो 1.9 पे सेट हुआ है। अननोन पीडी कहां सेट हुआ है? 1.9 पे। तो बोलो क्या वो अननोन पीडी कितना रहा होगा? एक्सएल 1/4 इंटू 1.9, 0.475 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियोमीटर के हिसाब से उस अननोन पीडी की वैल्यू कितनी है? 0.475 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या? ये एक्स बनाया और एक्स इंटू एल किया तो क्या आ गया? अननोन पीडी आ गया। किसके हिसाब से आया है? वोल्ट मीटर के हिसाब से कि पोटेंशियोमीटर के हिसाब से? पोटेंशियोमीटर कह रहा है कि मेरे हिसाब से अननोन पीडी की वैल्यू ये है। मैंने वोल्ट मीटर से भी पूछा कि भाई तू भी बोल, तू कितना नापता है वोल्ट मीटर रीडिंग? और वोल्ट मीटर रीडिंग हमें डायरेक्ट दी हुई है सवाल ने, कितनी है? 0.5 वोल्ट। तो फील करो सवाल को, मैंने एक अननोन वोल्टेज वोल्ट मीटर से भी नपवाया था और मैंने वही अननोन वोल्टेज पोटेंशियोमीटर से भी नपवाया। पोटेंशियोमीटर मेरे को क्या बोला कि मेरे हिसाब से वैल्यू ये है, और वोल्ट मीटर क्या बोला कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से वो अननोन वैल्यू वैल्यू 0.5 है। मुझे बताएंगे कौन शुद्ध है? कमॉन कमॉन, कौन शुद्ध है? 0.475। मेक श्योर मुद्दा कम और ज्यादा का नहीं है। जो पोटेंशियोमीटर ने बोल दिया वो शुद्ध है। जो पोटेंशियोमीटर ने बोल दिया वो शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध है। मुद्दा कम वैल्यू ज्यादा वैल्यू का नहीं है। जो पोटेंशियोमीटर बोलेगा वो शुद्ध है और बाकी सब लोग अशुद्ध है। क्या परसेंटेज एरर लेके आऊं मैं? अशुद्ध माइनस शुद्ध अपॉन शुद्ध इंटू 100। सोल्व करें, कष्ट होगा तब भी सोल्व करना है। बैठो, बोलो भाई कितना आ रहा है? अबे घनश्याम बैठा हुआ है, सोल्व कर बे, तेरी ऐसी तैसी। बोल। हाँ शाबाश। अभी तो देख रहा है, सोल्व नहीं कर रहा है। आ रहा भैया, आपका आ रहा है। देखो ना, लगभग 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। बहुत एग्जैक्ट मत करो, टाइम मत खराब करो, लगभग 5 के आसपास आ गया बच्चे का आंसर। प्लस का 5.2% ये आंसर आ जाएगा। समझ में आना कितना आसानी से काम हो रहा है? तो ये था इसके बारे में। चलिए, तो इस तरह से मैं पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्लोज खत्म करता हूँ। कंफर्टेबल? कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, पोटेंशियोमीटर खत्म। अगला इंस्ट्रूमेंट इज मीटर ब्रिज। नाम सुना होगा। मीटर ब्रिज बहुत ही सुंदर डिवाइस है मीटर ब्रिज। हटा दें ये। आया भाई, आंसर आया तेरा? ओ मेरे भाई, आंसर आया? श्योर? देख ले, मैं कॉपी चेक कर लूंगा, झूठ मत बोलना। हाँ, गर्दन हिला रहा है, मैं कॉपी भी चेक कर सकता हूँ। चले, तो हमें पढ़ना है मीटर ब्रिज के बारे में। मामला बहुत क्रिटिकल हो चुका है। चले, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का नाम खूब सुना होगा, भी 2020 में क्वेश्चन भी था इसका। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे लोग चक्कर खा गए। आसान क्वेश्चन था लेकिन लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाए। वो सब बाद में पढ़ाऊंगा, वो सब बाद में बताऊंगा। सवाल पहले खेलते हैं। मीटर ब्रिज देखो ना, ये बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस मेजर करने का डिवाइस है। और आपने सुना होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं ना हम लोग, PQRS वगैरह। व्हीटस्टोन ब्रिज तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट पर जो डिवाइस बनाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है टू मेजर द रेजिस्टेंस, दैट इंस्ट्रूमेंट इज मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज क्यों बोला इसको? इसमें फिक्स 1 मीटर का तार होता है। इसमें जो वायर होता है वो फिक्स 1 मीटर का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। तो एक बात तो लिख दो ना, यूज टू मेजर पीडी, सॉरी सॉरी पीडी नहीं, सॉरी रेजिस्टेंस, सॉरी, यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। क्या नापता है ये? रेजिस्टेंस नापता है। अब आ जाओ, इसमें काम कैसे होता है थोड़ा सा हिसाब बताता हूँ। इसका वर्किंग डायग्राम बना रहा हूँ।
ये देखिए वो मीटर ब्रिज का सर्किट ये होता है, बड़ा क्यूट सा सर्किट इसका है। हाँ इधर तो यही रहेगा भाई, और क्या है, नहीं लग रहा आपको एकदम सुंदर सा डायग्राम है मीटर ब्रिज। बोलो। बोलूं। चलो इधर आए। बच्चों जो आपने लैब में मीटर ब्रिज का वो देखा होगा वो अलग होता है थोड़ा सा, उसका प्रैक्टिकल जो चीज है वो अलग है। मैंने इसका वर्किंग डायग्राम आपको शो किया। पहचान इसमें क्या होता है, आपको ध्यान होगा लैब में एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उस लकड़ी के बोर्ड पे ठीक 1 मीटर का तार लगा होता है, ये जो वायर है ठीक 1 मीटर का है, ठीक है। और उस लकड़ी के बोर्ड पे 3 लोहे की पत्तियां, ये सिंपल लोहे की पत्तियां हैं, जैसे होता है ना फर्नीचर में जैसे मोड़ पे लगी होती है ना लोहे की पत्तियां टाइप ना। 3 मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ लगी हुई है, ठीक है। और 3 मेटेलिक स्ट्रिप को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि 2 गैप बन गए, एक गैप तो ये रहा और एक गैप तो ये रहा, पता लग रहा है। और जिनका टेक्निकल नाम है, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप और बेटे इसको बोलते हैं राइट गैप। फिर सुन लीजिए, मीटर ब्रिज में 1 मीटर का तार है और 3 लोहे की पत्तियां, बहुत देसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 3 मेटल की स्ट्रिप को इस तरह से अरेंज किया है कि उनकी मदद से क्या 2 गैप बना दिए हैं, वन इज लेफ्ट गैप अनदर इज राइट गैप, हो गया। कोई भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल या बैटरी चाहिए होता है। सेल या बैटरी लगा रखा है, स्विच के थ्रू लगा रखा है। जब मैंने को काम करना होगा तो मैं स्विच को ऑन कर लूंगा और जब मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा। ये जो 2 गैप बने हैं इनमें आप देखिए यहाँ पर 3, ये जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक स्क्रू होता है और यहाँ पर ये 3 स्क्रू हैं दिख रहे होंगे आप लोगों को, और यहाँ पर एक स्क्रू है। स्क्रू की मदद से आप समझते हैं ना, मुझे तार जोड़ना होगा तो मैं स्क्रू पे टाइट कर सकता हूँ उसको, ये हो गया। अब आइए ध्यान दीजिए, ये एक लेफ्ट गैप है, क्या इन दोनों स्क्रू की मदद से यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ? इस गैप में भी इन दोनों स्क्रू की मदद से क्या मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ? यस। तो बेटे हम लोग लेफ्ट गैप में भी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और राइट गैप में भी हम लोग एक और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और हाँ हाँ, मैंने बीच वाले स्क्रू से क्या किया, गैलोमीटर जोड़ दिया और गैलोमीटर का अगला पॉइंट पे मेटेलिक कॉन्टेक्ट स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जोड़ा हुआ है, जो कि जोड़ा हुआ है वो जो कि क्या मैं वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता हूँ? यस। ये मेरा पूरा इंतजाम है। अब ये जो मीटर ब्रिज का इंतजाम है इसको कैसे यूज करना है जब 12th में हम लोग लैब में जाते हैं तो वहाँ एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह का एक लोहे का रोड अपने को देता है, इस तरह का एक लोहे का रोड देता है और हमसे बोलता है कि जाओ वो मीटर ब्रिज उठा और इसका रेजिस्टेंस मेजर करके ला। लोहे का रोड मीटर ब्रिज ले ले और इसका रेजिस्टेंस मेजर करके ला। इज इट माई अननोन रेजिस्टेंस, इज इट रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड? यस। तो वहां लैब में हम लोग क्या करते हैं कि लैब में हम लोग क्या करते हैं, दोनों गैप में से किसी भी एक गैप में अपना अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शब्दों पे ध्यान रखना, दोनों गैप में से किसी भी एक गैप में हम लोग अपना अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लगा देते हैं। और दूसरे गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से, यू नो रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू मुझे पता है। तो जरा देखना क्या हो गया, 2 गैप थे ना, एक में रेजिस्टेंस अननोन है और दूसरा रेजिस्टेंस अननोन है कि नॉन है, नॉन है। तो यूं समझो यार, 2 गैप में से एक में अननोन रेजिस्टेंस फिट कर दिया और एक में नॉन रेजिस्टेंस फिट कर दिया। अब सारा काम खुद ही करना है, अभी तो फिट मामला सेट हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, सर्किट ऑन किया, ऑन करने के बाद वही जो कि चलाना शुरू किया, इधर टच किया, इधर टच किया, इधर टच किया, प्रयास करते रहेंगे, यहाँ जीरो लाने की कोशिश करेंगे। जब तक जीरो नहीं आएगा हम प्रयास करते रहेंगे, करते 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 मान लीजिए मैंने यहाँ टच किया और टच करते भाई साहब यहाँ जीरो आ गया। जीरो आ गया, क्या मुझे जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन मिल गई है, क्या मुझे बैलेंस कंडीशन मिल गई है? तो मामला जिस लेंथ पे सेट हुआ है उसको बोलते हैं बैलेंस लेंथ। तो बेटे मान लीजिए मामला एल सेंटीमीटर पे सेट हुआ है तो बाकी लेंथ ऑब्वियसली 100 - L सेंटीमीटर होगी, क्योंकि तार तो 100 ही सेंटीमीटर का है। तो मामला 30 पे सेट हुआ तो वो 70 होगा, 20 पे सेट हुआ तो वो 80 होगा और 40 पे सेट हुआ तो वो 60 होगा। कॉमन सेंस है। तो एल पे सेट हुआ तो वो 100 - L होगा, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपसे कह रहा था ना मैं आपसे कह रहा था कि ये व्हीट स्टोन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ है। आपको याद है व्हीट स्टोन में 4 ब्रांचेज होती थी, देख लो ना, एक ब्रांच, दो ब्रांच, वायर का एक टुकड़ा भी एक ब्रांच का रोल करता है और वायर का एक टुकड़ा भी एक और ब्रांच का रोल करता है। बोलिए 4 ब्रांच हो रही ना, पी क्यू आर एस। और क्या मिडिल आर्म में गैलोमीटर होता था? यस। बोलो नजर आया व्हीट स्टोन, नजर आया आप लोगों को? यस।
तो ये वाकई में व्हीट स्टोन हो रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहे हो आप मुझसे? जीरो आ गया, जीरो यानी बैलेंस आ गया आपके यहाँ। ओके ओके, एट बैलेंस, आपने कहा है कि आपके यहाँ बैलेंस कंडीशन आ गई है। एट बैलेंस, बैलेंस कंडीशन आ गई तो क्या हो रहा होगा? ऊपर का रेशियो बराबर नीचे का रेशियो हो रहा होगा। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इनमें से एक को आर, इसको एक को एस बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, बैलेंस कंडीशन में पहला टुकड़ा पी का रोल करता है, दूसरा टुकड़ा क्यू का रोल करता है। यू नो वी हैव पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। बोलिए, पी बाई क्यू का रेशियो लिखने के लिए उनका रेजिस्टेंस का रेशियो लिखने की बजाय क्या लेंथ का रेशियो लिख दूं क्या? यस, तो लेंथ का रेशियो कितना होगा? एल अपॉन 100 माइनस एल और आर बाई एस। जरा सोचिए, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो एल तो मेरे को आ ही चुका है, एल तो मेरे को आ ही चुका है, और बस आर और एस में से क्या मुझे एक ऑलरेडी पता है? आर और एस में से एक मुझे पता है, तो बोलिए क्या दूसरे की वैल्यू ला सकता हूँ? चलो मान लेता हूँ कि आर मुझे पता है, मान लेता हूँ कि एस मेरा अननोन है। अगर एस मेरा अननोन है तो बोलो यहां से एस बराबर सो माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। आर मुझे पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू लगाया था, और एल प्रैक्टिकल करके आ जाएगा, तो फट से बोलिए सोल्व करके क्या मेरा अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा? इस तरह से हम लोग मीटर ब्रिज में काम करते हैं। लिख लीजिए। बोलू बोलू मैं? लिख दिया बच्चों ने? हो गया। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कैसे कैसे काम होगा, सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है, और बुक्स वगैरह में, किताब में, अपने मॉड्यूल में सब जगह यही बताया हुआ है, तो मैंने बता दिया। मगर अब काम की बात शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला कभी मत यूज करना, यूज करोगे तो कहीं ना कहीं उलझने वाले हो। मैं आपको फ्री स्टाइल काम करना सिखाऊंगा, ऐसे फोटो देखते आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला चाहिए नहीं अपने को, बुक्स की भाषा मैंने बता दी है, बुक्स की भाषा यही है, मुझे सब चाहिए नहीं, सिंपल बात करते हैं। यस, ध्यान दीजिए, आज के बाद मीटर ब्रिज के बारे में मेरे को एक ही फॉर्मूला है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कौन नॉन है, कौन अननोन है, और कौन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यूं समझो चार मेंबर है, चार मेंबर, दो मेंबर ऊपर, दो मेंबर नीचे। और अगर आप कह रहे हो बैलेंस आ चुका तो क्या होना चाहिए? ऊपर का रेशियो बराबर नीचे का रेशियो। दिमाग में एक बात रख लीजिए बस, मीटर ब्रिज का सिंगल फॉर्मूला वी हैव इज इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों का रेशियो, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। और ज्यादा नॉन और अननोन के चक्कर में मत पड़ना। अक्सर तो बच्चे इसी में घूमते रहते हैं कि आर अननोन है कि एस नोन है, सब बकवास है, कोई नॉन अननोन नहीं है भाई। ऊपर के दो का रेशियो बराबर नीचे के दो का रेशियो, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कुछ भी मत करो, वर्बली आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, पी क्यू वगैरह कोई मतलब नहीं, मीनिंग पकड़ लो। इधर आओ, प्रैक्टिस कराता हूँ। मान लो बच्चे, अगर ऊपर का रेशियो एक तीन है तो नीचे का रेशियो भी एक तीन। ऊपर का दो पांच है तो नीचे का भी दो पांच। नीचे का तीन दो है तो ऊपर का भी तीन दो। नीचे का अगर एक तीन है तो ऊपर का भी एक तीन। नीचे का एक चार है तो ऊपर का भी एक चार। और अगर ऐसा नहीं तो तुम्हारा बैलेंस कैसे आ गया? अगर आप गा रहे हो नहीं नहीं बैलेंस कंडीशन आ गई पे, बैलेंस का बात था, याद है ना आप लोगों को? ऊपर का रेशियो बराबर नीचे का रेशियो। तो आज के बाद फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फ्री स्टाइल काम करना सिखाऊंगा। एक ही मंत्र मेरे पास है, ऊपर का रेशियो बराबर नीचे का रेशियो, या नीचे का रेशियो बराबर ऊपर का। इतनी सी बात पे काम होगा। और मैं आपको थोड़ा सा इजी करता हूँ, सुना है। एक सवाल कराऊंगा, एक ही सवाल में 50 सवाल करा दूंगा, ध्यान से सुने। लिखना लिखाना बाद में होगा, थोड़ा ऐसे खेल रहे हैं हम लोग। रेडी है खेलने के लिए? मीटर ब्रिज पहचाने? मीटर ब्रिज, यस। ये देखिए 60 ओम, और मान लीजिए ये अननोन है। हम लोग वर्बली बात करेंगे, ठीक है? यस। सवाल पूछने के अंदाज क्या होते हैं? मुझसे सवाल में मुझे सवाल में कहा जाएगा मीटर ब्रिज के लेफ्ट केप में 60 ओम है, राइट केप में एक अननोन रेजिस्टेंस है, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस इफ बैलेंसिंग लेंथ इज दिस वन, व्हाटएवर जो भी दे देगा। अब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, कम ऑन। अगर मैंने कहा बैलेंसिंग लेंथ 10 है तो वो लाइए, तो बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए? 10 90, क्या एक नौ, एक नौ, क्या 540? आंसर हो गया, खत्म। यही करना है। क्योंकि अगर उसने कहा बैलेंस लेंथ 10 है तो बच्चे के दिमाग क्या? 10 90 एक नौ। अगर नीचे एक नौ है तो ऊपर भी एक नौ, क्या 540 आंसर आ गया?
और किसी को मान लो किसी का मैथ्स ठीक है तो ऐसा कर लेगा, मान लो किसी को थोड़ा सा परेशान है तो वो क्या कर लेगा, देखो ऊपर का रेशियो 60/x, कमान, और नीचे का रेशियो क्या 10/90, कर ले यार, आ जाएगा तेरा 540। वर्बली भी कर सकते, और आइए चलो प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, आंसर देंगे सब लोग, कमान। यही सवाल है, मामला 10 पे सेट हुआ, 10/90 1 9 540। मामला 20 पे सेट हुआ, 20/80 1 4 1 4 क्या 240। कमान, मामला 40 पे सेट हुआ, 40/60 क्या 2 3, तो ऊपर 2 3 क्या 90 ओम, 90 ओम, कमान कमान, 2 3 रेशियो होने के लिए क्या होना चाहिए, 60 तो क्या 90 ओम होना चाहिए, कमान। मामला 50 पे सेट हुआ है, 50 50 1 1 1 1 1 1 क्या 60 ओम होना चाहिए। मामला 60 सेंटीमीटर पे सेट हुआ है, 60 40 क्या 3 2 3 2, तो ऊपर भी 3 2 क्या 40 ओम होना चाहिए। मामला 75 पे सेट हुआ है, 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 75 25 क्या 3 1, कमान 3 1 3 1 क्या 20 ओम। यस, मामला 80 पे सेट हुआ है, 80 20 क्या 4 1, कमान 4 1 क्या 15 ओम, पता लग रहा है। हाँ, मामला इस तरह से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। क्या पता लग रहा है मेरे को, क्या नीचे का रेशियो पता लग रहा है हर बार, तो बेटे जो नीचे का रेशियो है वही तो ऊपर का रेशियो होगा, तो वर्बल हिसाब हो जाएगा, कर सकते हैं ना, बिल्कुल इतने आसानी से काम होना है। सुन लिया सब लोगों ने, मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को, फिर सुन लीजिए। ये 60 था, ये अननोन है। मैंने कहा मामला 10 पे सेट हुआ, तो आपके दिमाग में क्या विचार आना चाहिए, 10 90 1 9 1 9 540। मामला 20 पे सेट हुआ, 20 80 1 4 1 4 240। मामला 40 पे सेट हुआ तो 40 60 2 3 2 3 होने के लिए 90 ओम हो जाएगा। इस तरह से आप लोग वर्बली हिसाब लगाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा, और अगर वर्बली नहीं भी लगाना है तो रफ में ये लिखो ना, काहे का पी और काहे का क्यू और काहे का आर और ये सब बकवास है, सिंपल ये लिखो और अपना आंसर बन जाएगा, कर लेंगे हम लोग। चल, और देखिए उल्टा सवाल, अभी मैं बैलेंस लेन देकर के ऊपर का रेशियो पूछ रहा था, कई बार हम ऊपर के रेशियो दे देंगे दोनों और आपसे बैलेंस लेन पूछेंगे, वो प्रैक्टिस करते हैं, लिखना लिखाना भी कर लेंगे थोड़ी देर में। आओ फिर खेलते हैं, सब लोग खेलने को तैयार है। 10 ओम 15 ओम, कम ऑन, बैलेंसिंग लेंथ इज, कम ऑन, 2 3 2 3 नीचे भी 2 3 क्या 40 60, बैलेंसिंग लेंथ इज 40, आंसर हो गया, कम ऑन। 30 ओम, कम ऑन, 1 3 1 3 क्या 25 75, कम ऑन, मामला क्या 25 सेंटीमीटर सेट होगा, ये आपको करना है, और आइए ये लो, ये 2.5 ओम है, कम ऑन, क्या 4 1, कम ऑन, 4 1 4 1 क्या 80 20, 80 20, मामला कहाँ सेट होगा, 80 पे सेट होगा। सुन रहे हैं आप मेरी भाषा, इस तरह से आपको बहुत इजीली काम करना है, इस तरह से आपको काम करना है। ये लीजिए, ये 15 और ये 10, कम ऑन, क्या 3 2, कम ऑन 3 2 3 2 बोले तो क्या 60 40, मामला कहाँ सेट होगा, 60 पे सेट होगा। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो इतना फ्रीली काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम होगा, बहुत एफिशिएंटली काम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे आप, कर लेंगे, और कर लेंगे तो 2 4 सवाल लिख लेते हैं आपके हिसाब से। ये फ्री स्टाइल मैंने बता दिया है। अच्छा एक सवाल जैसे एग्जाम में ही आया हुआ है, यहाँ 10 ओम था बेटे और यहाँ 15 ओम था, ठीक है। मैं लैंग्वेज बोलूंगा उसके बाद फोटो बना दूंगा, ठीक है, जरा सुनेंगे सवाल। यस, और आप डायरेक्ट आंसर भी दे पाएंगे। यस, सवाल पूरा क्या था, इन मीटर ब्रिज लेफ्ट गैप में 10 ओम है, राइट गैप में 15 ओम है, इफ बोथ रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, नाउ फाइंड चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ। यानी पहला सीन ये है और अगला सीन, कम ऑन, बोथ आर इंटरचेंज, और मेरे को बोला फाइंड चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ, कम ऑन, क्या आप मुझे पुरानी बैलेंसिंग लेंथ बता सकते हैं, जल्दी बोलो, मैं गलत लिखने वाला, जल्दी बोलो, कम ऑन। 40, क्या मुझे नई बैलेंसिंग लेंथ बताएंगे, हाँ 60, तो बोलिए, मैंने आपसे पुरानी बैलेंसिंग लेंथ नहीं पूछी, मैंने आपसे नई बैलेंसिंग लेंथ भी नहीं पूछी, क्या मैंने चेंज पूछा है, आंसर तैयार है, चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा बेटे, 60 माइनस 40, क्या मैं कह दूं बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर कम हो गई कि बढ़ गई है, हाँ हाँ ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। यस, बैलेंस लेंथ 20 सेंटीमीटर कम हो गई कि बढ़ गई है, हाँ दो आंसर देंगे, 20 सेंटीमीटर कम हुई है कि बढ़ गई, तो आपने बोला है बढ़ गई, पता लगा बच्चे को। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और देखिए एक सवाल बोलता हूं जो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सीधा फोटो बनाऊंगा उसको और आप मेरी मदद करने वाले, ठीक है। आओ जरा हेल्प करो मेरी, सीधा फोटो बनाएंगे, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 है, फोटो बनाएंगे हम लोग सीधे। एक मिनट डेटा देखता हूं उसका। यस, सुने सुने, मेरी मदद करना है आपको। दो रेजिस्टेंस R1 और R2 मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप और आर मीटर ब्रिज के गैप्स में लगाए हुए हैं, R1 और R2 मीटर ब्रिज के गैप्स में लगाए हुए हैं, और कौन से गैप में कौन सा लगाया बोल नहीं रहा बेटा, वो बोल नहीं रहा है बेटा, लेकिन अपन पता कर लेंगे। गैप्स में लगाए हुए हैं और मामला 40 सेंटीमीटर पे सेट हुआ है।
अब मदद करो मेरी, कमान, फोटो बनाऊंगा सीधा। मामला 40 पे सेट हुआ है, क्या मुझे इशारा करेंगे R1 कौन से गैप में रहा होगा? कमान कमान कमान, उसने नहीं बोला लेकिन आप बता देंगे, कमान। यस, कुछ बत्ती जल रही है। उसने मुझे बोला दो रेजिस्टेंस R1 R2 है और R1 लेस देन R2 है, उनको गेप्स में लगा दिया। बोल नहीं रहा है कि कौन सा गेप में कौन सा लगाया, मत बोलने तो हम पता कर लेंगे। यस, और जैसे उसने बोला 40 पे सेट हुआ है, अच्छा अच्छा, ये छोटा लेंथ और ये बड़ा लेंथ, तो ऑब्वियसली ये छोटा और वो बड़ा। यस, क्या मामला सेट हो गया? क्या आप मुझे इक्वेशन दे देंगे इसकी? कमान बोलिए, हाँ बोलो जल्दी से। R1/R2 बराबर क्या 40/60 या 2/3 लिख दूं? एक ही बात है, मतलब लिख दिया अभी, ठीक है ना, एक इक्वेशन। देखा? फिर मुझसे सवाल में क्या कह रहा है, R1 के सीरीज में 10 ओम जोड़ दिया तो अब बैलेंस लेंथ 10 सेंटीमीटर चेंज हो गई। भाषा पकड़ना मेरे साथ, सुनो इधर आओ। R1 के सीरीज में 10 ओम जोड़ दिया तो अब आजकल यहाँ कौन है, R1 या R1+10? और यहाँ तो एज इट इज है। उसने बोला है कि अगर R1 के सीरीज में 10 ओम जोड़ दिया तो अब बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर चेंज हो गई है। अब शब्द पकड़ना, बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर चेंज हो गई, यानी पहले 40 थी तो अब या तो 50 हो गई है या 30 हो गई है। क्या हो गई है? शाबाश, ये सीखना है आपको। क्यों बोला पता है ना आपको? कम ऑन भाई साहब, ये रेजिस्टेंस बड़ा है, ये भी आपको सीखना है। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है बार बार। वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर चेंज हो गई, तो आपको खुद अपनी बुद्धि लगा के सोचना है कि भाई नया मामला 40 से 50 जाएगा कि 40 से 30 जाएगा, क्या 40 से 50? तो भाई साहब नया मामला 50, तो फिर ये भी क्या बचा, 50। आर तो वही है ना, बोलो नया सीन क्या है बेटे? R1+10/R2 बराबर क्या, 1, मतलब वही। चलो R1 R2 ला सकते हो क्या? कितना, 40 और 20 और 30, 20 कौन है, बराबर 20 30। जल्दी से सोल्व करो, जल्दी बताओ कितना है, जल्दी बताओ, मैं गलत आंसर लिखने वाला हूं, जल्दी बोलो। 300 क्या, 11? 3 ओम गलत है, नहीं नहीं, 10 ओम। 20 30 आ रहा है इनका, कंफर्म कर लो ना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, देख लो एक बार। बोलो बच्चे, 20 और 30 आ रहा है क्या? ज्यादा बच्चों का 20 30 आ रहा है, तू देख यार, जल्दी देख जल्दी देख, टाइम खत्म हो रहा है पीछे। भाई कितना, 20 कौन है, R1 है क्या R2 है? पक्का ना? मैं कॉपी चेक कर सकता हूँ किसी की, झूठ मत बोलना, बहुत खड़ूस आदमी हूं मैं, हाँ? कॉपी चेक कर सकता हूँ, झूठ मत बोलना। आ रहा है क्या बच्चों का? कितने लोगों का आंसर है 20 और 30? वेरी गुड, वेरी गुड। कर लेंगे सॉल्व, आई थिंक इसमें तो सॉल्व करूं क्या, हो जाएगा ना? R1 आ रहा है बच्चों का 20 और R2 आ रहा है बच्चों का 30। अच्छा एक बात बोलूं ना मैं आपको, अगर आपका 20 और 30 आ भी गया है, और मान लीजिए, मैंने हमेशा बोला ना आपको, हमेशा क्रॉस चेक लेने की आदत डालें, गलती नहीं होगी, चेक कर लो बे। सुनो, तुम्हारा आंसर 20 30 आ गया, जरा जस्टिफाई कर ले, ऐसे वर्बली बात हुई, कम ऑन। 20 30 2 3 क्या 40 60 बैठ रहा है, उसके बाद 20 30 क्या 30 30, कम ऑन। R1 वाज 20 ना, तो अगला सीन क्या है भाई साहब, 30 30 50, यानी 20 30 आंसर बिल्कुल सही है। तो टाइम खराब हो रहा है कि इसके अंदर, फट से चेक कर लिया ना अपन लोगों ने। कर लेंगे बच्चे, इस बार का क्वेश्चन लेते हैं 2020। 2020 एक्चुअली क्वेश्चन आसान था, उसका लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था। पूरा थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से लिखा देता हूँ। लेफ्ट गैप में, एक मिनट, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो यार, ताकि वो लैंग्वेज जो ट्विस्ट है ना, वो आपको पता लगना चाहिए, है ना? लिखो लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप ब्रैकेट में डाल दो अननोन वायर, अननोन वायर, लेफ्ट गैप ब्रैकेट में लिख दो अननोन वायर, यानी लेफ्ट गैप में अननोन वायर लगा हुआ है। राइट गैप बराबर 10 ओम, राइट गैप बराबर 10 ओम। इफ वायर, ऐसा लिखो, नहीं नहीं, यूं लिखो, इफ बैलेंस पॉइंट is at ratio, balance point is at ratio 3:2, ratio 3:2, find length of wire of 1 ohm, find length of wire of 1 ohm resistance, of 1 ohm, एक सेकंड यार, मैं थोड़ा लेंथ, क्या लिखा है मैंने, 3:2 रेशियो लिखा है, उसके बाद
हाँ एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा, बैलेंस पॉइंट इज एट रेशियो 3:2, फाइंड लेंथ ऑफ वायर ऑफ 1 ohm रेजिस्टेंस इफ लैंग्वेज का तो गड़बड़ था इस बार, इफ लेंथ ऑफ अननोन वायर इज 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ अननोन वायर इज 1.5 मीटर। आइए अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ना अजीब सा लैंग्वेज है इसलिए बच्चे थोड़ा परेशान हुए इस बार, कोई बात नहीं अपन आराम से बात करते हैं, ठीक है। इधर देखें प्लीज, मदद करेंगे मेरी, कमान। ये मीटर ब्रिज हो गया, लेफ्ट गैप में अननोन, लेफ्ट में देखा अननोन वायर, देखना लेफ्ट में बोला राइट, लेफ्ट में ये अननोन वायर है बेटे, और इसका रेजिस्टेंस में आर मान लेता हूँ ना, वायर है ये अननोन, इसका रेजिस्टेंस आर मुझे पता करना है। और हाँ राइट गैप में कितना है, 10 ओम। मामला कहाँ से हुआ, 3:2 पे, 3:2 लिखा है ना मैंने, सवाल ने बोला, ये सब सवाल ने बोला, तो बोलिए सबसे पहले तो क्या मैं अपने अननोन वायर का रेजिस्टेंस जान लूं, कम ऑन 3:2, तो ऊपर भी क्या होना है, 3:2 क्या 15 ओम, देखा आप तो डायरेक्ट बता देते हो, वेरी गुड। और अगर करना भी है तो क्या करेगा कोई बच्चा, आर ऊपर का रेशियो ये, नीचे का रेशियो ये। पहली बात तो मेरे अननोन तार का रेजिस्टेंस आ चुका है 15 ओम। अब भाषा पे गौर करेंगे मेरे साथ, अगर आप मुझसे पूछते अननोन रेजिस्टेंस कितना है तो मैं 15 ओम बोल देता। आपने मुझे बोला है कि उस अननोन वायर का रेजिस्टेंस तो ये आ चुका है, और उस अननोन वायर की लेंथ पता है कितनी है, 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ दैट वायर दैट इज 1.5 मीटर। तो मुझे पूछ रहा है कि 1 ओम की लेंथ कितनी होगी। अब जरा सुनने सुने, ये जो वायर था अननोन वायर बेटे, इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, और इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है। कह रहा है 1 ओम की लंबाई कितनी होगी, कॉमन सेंस, 15 ओम की लेंथ है 1.5 मीटर, 15 ओम इसका रेजिस्टेंस आ चुका है, और इसकी लंबाई सवाल ने बोली 1.5 मीटर है, तो 15 ओम की लेंथ है 1.5 मीटर। तो तुमने पूछा 1 ओम की लेंथ कितनी होगी, अबे 1 ओम की लेंथ कितनी होगी भाई, या 15, इज इट 0.1 मीटर, एग्जाम में ये आंसर था। आप समझ रहे हैं, ये तो हर बच्चा कर सकता है, ये जो लास्ट में ना थोड़ा सा ये अजीब सा है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा अजीब सा है, मगर है जो है, संभाल लेंगे। कोई कष्ट हो तो पूछें, कोई पेट में दर्द आ रहा हो किसी के, बेटे ये हाँ 1 मीटर से ज्यादा हो गया भाई साहब, ये क्या इसकी लेंथ दी है क्या, कम ऑन, व्हाट यार ये किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, कौन वायर, क्या मीटर बीच का वायर या ये अननोन वायर। आपने क्या बोला है, लेफ्ट गैप में एक अननोन वायर लगा हुआ है, यानी कि जो वायर है ना, ये सारा डिस्कशन उसके बारे में चल रहा है। इसने क्या पूछा पता लगा आपको, इसने पूछा है कि बोले सर आपने कहा था मीटर ब्रिज के वायर की लेंथ 1 मीटर होगी, हाँ इस वायर की लेंथ 1 मीटर है। अरे यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लगाने की बजाय क्या कर दिया, एक 1.5 मीटर लंबा वायर लगा दिया, यूं समझो यहाँ पे क्या लगा दिया इसने, 1.5 मीटर लंबा एक वायर यहाँ लगा दिया। तो अपन ने पहले मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट से उस वायर का रेजिस्टेंस पता किया, तो 1.5 मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस मुझे कितना मिला है, 15 ओम। तो 15 ओम वाले वायर का रेजिस्टेंस लेंथ था 1.5, तो 1 ओम का कितना होगा वो निकाला। क्लियर है, समझ में आया है। तो मैंने मीटर ब्रिज भी आपको पढ़ा दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीटर ब्रिज में आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ऊपर का रेशियो बराबर नीचे का रेशियो, या नीचे का रेशियो बराबर ऊपर का रेशियो, इससे सारा काम कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में 2-3 इंस्ट्रूमेंट और बच्चों को करेंगे, गैलोमीटर है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, और एक कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस है, वो सब अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।